अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको आपके फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। और इस प्रोग्राम में माहिर के तौर पर मेरा साथ देते हैं सर जाफ़र अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल खैरियत से। मिस आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के प्रोग्राम के मौजू के जो हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि जो मौजू हमने मुंतखब किया है ये पूरी पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर दुनिया का हर इंसान कंसर्न है और हर इंसान जानना चाहता है कि इस डोमेन में वो कामयाबी किस तरह हासिल करे। जी हाँ, ये डोमेन है शादी की। और आज का मेरा ख्याल है 2 दिन से हमारे पूरे मुल्क की जो पूरी पॉपुलेशन है वो शादी के ऊपर बातचीत भी बहुत कर रही है। और सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इनफैक्ट ये शादी है क्या, क्यों की जाती है, क्या मकसद होता है शादी का, तो इस पे साइंस क्या कहती है? शादी एक बड़ा खूबसूरत हसीन रिश्ता है और ऐसा रिश्ता है जो इंसान को मुकम्मल करने वाला रिश्ता है। अगर हम कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखें, साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें, हम रिलीजियस नुक्ता नज़र से देखें, मजहबी नुक्ता नज़र से देखें, हम किसी भी नुक्ता नज़र से देखें, तो हर नुक्ता नज़र, हर मकतबा फ़िक्र हमें शादी को प्रमोट करता हुआ, प्रमोट करने से मुराद ये है कि शादी के हक़ में बात करता हुआ नज़र आता है। कुछ इंसान की बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, नीड्स होती हैं, कुछ इंसान की ख्वाहिशें होती हैं। लोग अमूमन ये कहते हैं कि शादी करना एक ख्वाहिश है, लेकिन असल में शादी एक ज़रूरत है। और ये ज़रूरत ऐसी है कि ये ख्वाहिश में बदल जाती है जब इंसान एक ख़ास लेवल पे अपनी अचीवमेंट्स, बायोलॉजिकल अचीवमेंट्स यानी कि अपने जिस्मानी अचीवमेंट्स और अपनी सोशल अचीवमेंट्स गेन करता है, तो उसके बाद ये एक डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहली बात कि शादी कोई किसी की ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिश से पहले शादी एक ज़रूरत है। इंसान जैसे अपनी ज़िंदगी में बाकी बुनियादी ज़रूरतों के बिना नहीं रह सकता, तो शादी एक बुनियादी ज़रूरत है, इसके बिना भी इंसान नहीं रह सकता, जिसके लिए इंसान की एक आप कह लें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, एक बायोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, एक कंपेनियनशिप की सेटिस्फेक्शन, तो एक तस्कीन है जो इंसान को मुकम्मल करने वाली, जो इंसान को पूरा करने वाली है, जो इंसान को कंफर्ट देने वाली है, जो इंसान को असल में इंसान के दर्जे पे फाइज करने वाली है। और वह उस रुतबे के लिए जिसके लिए वो बना है, और वह उस काम के लिए जिसके लिए इस यूनिवर्स में आया है, और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते रहना, यानी कि इंसानियत को आगे बढ़ाने का एक काम। सिस्टम कुदरत ने भी बनाया है ना, शादी के ज़रिए वो नस्ल इंसानी को फ़रोग़ देता है। यानी आपका एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी कोई ऑफ स्प्रिंग जो है, यानी अपनी लेगेसी जो है वो कन्वर्ट करके जाएं और अपनी जगह अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस दुनिया में छोड़ के जाएं। तो उस मकसद को भी तो हासिल किया जाता है शादी के थ्रू। अगर इंसान, एक साइंटिफिक फैक्ट है मैं शेयर करना चाहूँगा, अगर इंसान शादी कर दे, शादी बंद कर दे, शादी ना करे और बच्चे पैदा करना बंद कर दें, तो 120 साल के बाद इस यूनिवर्स में कोई भी इंसान नहीं रहेगा। यानी कि शादी करना और फिर बच्चे पैदा करना ये इतना ज़रूरी काम है बनी हुई इंसान के लिए कि इंसान अपनी जनरेशन्स को और इंसान के अपने वजूद के लिए, तो शादी आप कह लें कि इतनी बुनियादी ज़रूरत है कि इंसान के वजूद के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है, इंसान के कायनात में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। तो शादी एक इंतहाई बुनियादी ज़रूरत है, और जब ये नीड फुलफ़िल होती है, मुकम्मल होती है, तो इसकी तस्कीन और इसकी सेटिस्फेक्शन और इससे जो प्लेयर सीख होता है, एक सुकून मिलता है जो हमारे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल यानी कि रूहानियत तक हम इसे महसूस करते हैं। तो ये अब एक इनसाइड जो एम्प्टीनेस की फीलिंग होती है उसे मुकम्मल करने वाली ये एक ऐसा स्टेप है जो उसे मुकम्मल करने वाला होता है। इंसान अपने स्पाउसल के बिना, लाइफ पार्टनर के बिना अधूरा होता है, तो ये इंसान को एक मुकम्मल करने वाला काम है, क्योंकि वो दुनिया के तमाम मामलात में सिंक्रोनाइज करता है ना उस शख्स के साथ के जो यानी इस एनर्जी के साथ काम करता है कि आपकी कोई स्पेशलिटीज़ होती हैं और आप कहीं किसी जगह पर आप हैंडीकैप भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप सिंक्रोनाइज करते हैं या सनर्जाइज करते हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जो आपको कंप्लीट करने में आपको हेल्प करता है। इसीलिए तो बेटर हाफ या सोलमेट जैसे वर्ड जो हैं वो स्पाउस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल। और शादी एक ऐसा आप कह लें कि जज्बाती, जिस्मानी, रूहानी रिश्ता है
जो इंसान को एक स्ट्रेंथ देता है, जो इंसान को मजबूत करता है, जैसे सिंक्रोनाइज करना, मैच बनाना। और असल में शादी के लिए, स्पाउस के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है सोलमेट, ये बड़ा एक ट्रू और जेन्युइन सा वर्ड है कि आप कह लें कि दो लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ अपनी अलग अलग शनाख्त के साथ एक टीम की तरह मिलते हैं और फिर प्रोडक्टिविटी की तरफ जाते हैं और इस यूनिवर्स में एक अच्छी और शानदार ज़िंदगी गुजारने की तरफ जाते हैं। अच्छा, मैं आपकी इसी डेफिनेशन से जो चीज़ मेरे जहन में आगे चल रही है वो ये है कि शादी का इंतखाब करना एक बड़ा ही मुश्किल सा काम है, मगर मैंने ये देखा है कि हमारी सोसाइटी में आजकल ये काम काफ़ी माइंडलेस होके किया जाता है। इसमें बजाय इसके कि कुछ लोग अपने फेथ के ऊपर चल रहे होते हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, और कुछ लोग पहली नज़र में किसी को दिल दे बैठते हैं और फिर डिसीजन पहले बनाते हैं और इरादा जो है वो बाद में करते हैं। यानी अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला जो है वो किसी को देखते साथ ही कर लेते हैं और बाद में सोच कोई आती है, और आती भी है तो बड़ी गैर अहम सी सोच होती है, क्योंकि आपका जो अमल है वो आपके पहले इरादे के ऊपर ही टिका हुआ है। इसके अलावा भी बहुत से मॉडल्स जो हैं, जैसे पेरेंट्स शादी तय कर देते हैं और बच्चों से जिन्होंने शादी निभानी है उनसे खातिर खा राय भी नहीं ली जा रही होती, या किसी फैमिली सिस्टम में शादी हो रही होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि साइंस इस बारे में क्या कहती है कि एक तो ये कि शादी करते वक्त इंतखाब किस तरह किया जाए, और दूसरा ये कि ये जो हम इस बारे में बात करें कि किस तरह किया जाए, तो फिर इस बात को अमल में कैसे लाया जा सकता है। और मेरे ज़हन में एक चीज़ ये भी है कि जब कहा यह जाता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, ये मैं कुरान का और अपने मज़हब का भी रेफरेंस दे रही हूँ, तो हम लिबास की को इंतखाब करने के लिए तो हम काफ़ी जद्दोजहद करते नज़र आते हैं। डिज़ाइनर्स के पास जाते हैं, अपने कोई डिज़ायर्ड कलर स्कीम या कोई स्टफ़ और इस किस्म की चीज़ों पे काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हम उस लिबास के लिए इतनी मेहनत करते हैं जो कि अल्टीमेटली हमारे साथ आखिर तक रहेगा? तो ऐसी क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि हम ये काम जो है वो कामयाबी के साथ कर सकें? डिफरेंट चंक्स हैं आपके सवाल के, और जो सारी बहुत ज़रूरी हैं और लाइफ का अहाता करते हैं। मैं लाइफ इसे इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान अपनी ज़िंदगी का जो सबसे ज़्यादा वक्त अपने बाद किसी भी इंसान के दूसरे इंसान के साथ गुजारता है, तो वो उसका स्पाउजल यानी कि उसका लाइफ पार्टनर, उसका अज़दवाजी रिश्ता जिसके साथ होता है वो उसके साथ गुजारता है। बीवी खावन के साथ और खावन बीवी के साथ गुजारता है। तो सबसे पहली बात ये कि जब भी आप किसी से शादी करने जा रहे हैं या किसी से शादी करना चाह रहे हैं, तो उसे इस नुक्ता नज़र से देखें कि ये वो पर्सन है जिसके साथ मैंने अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी गुजारनी है। सही। अब आते हैं डिफरेंट मॉडल्स की तरफ। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, जो लव मैरिज का एक मॉडल है, एक डेमोक्रेटिक मॉडल है, एक फैमिली मैरिज का मॉडल है, और एक ऐसा मॉडल है जो भी आपने बताया कि जिसमें बच्चों से मुराद ये कि जिसकी शादी हो रही है उसे पता ही नहीं होता और पेरेंट्स सब कुछ करते हैं और अचानक से सरप्राइज़ मिलता है जिस भी पर्सन के साथ उनकी शादी होती है, तो वो जैसा भी निकल आए तो उसी के साथ इक्तफ़ा करना होता है, और फिर फैमिली प्रेशर भी होते हैं। और भी डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिन तरीक़ों से लोग शादी करते हैं, और फिर उनमें रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी आ जाते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहब भी मुख्तलिफ तरीके से इजाज़त देते हैं शादी के हवाले से। हम अपने कल्चर और जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनके अकॉर्डिंग और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा मॉडल अभी तक नहीं है जो आपको स्ट्रांगली ये इन्फ्लुएंस करता रहे कि ये वाला कोई गलत तरीका है। तकरीबन सारे मॉडल्स ही अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, इसलिए वो राइज हैं। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉडल है वो लव और अरेंज मैरिज के कम्बिनेशन के साथ है, यानी कि अगर फैमिली कोई मैचअप बनाती है, पेरेंट्स देखभाल के कोई रिश्ता तलाश करते हैं, और उसके बाद जब बच्चों की रजामंदी उसमें शामिल होती है और बच्चों को पूरा हक होता है कि वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, और वो किसी रैशनल पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। और हमारा एक प्रोग्राम पीछे हमने किया हाउ टू पिक अ लाइफ पार्टनर, उसमें हमने डिस्कस किया कि फैमिली कैसे एक रिश्ता ढूंढती है। जब वो सारा प्रोसेस एक साइंटिफिक उसके थ्रू गुजरती है, तो फिर वो कोई ऐसी फैमिली या ऐसा रिश्ता ढूंढती है अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, जिसके साथ
उन्होंने लाइफ आगे गुजारनी है, तो वो एक एक्सेप्टेबल वे है। ये एक ऐसा मॉडल है जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है लाइफ में आगे चल के, सबसे ज़्यादा लाइफ को बेहतर तरीके से चलाने वाला ये है। तो कोई एक ख़ास मॉडल नहीं जिससे हम कह दें कि ये रिजेक्ट किया जा सकता है या एक ख़ास मॉडल अपना लें। हाँ, एक कलेक्टिव अप्रोच है, कम्बिनेशन वाली अप्रोच है कि जिसमें सारी फैमिली मिलके, यानी कि पेरेंट्स जिनकी शादी हो रही है वो सारे मिलके एक स्ट्रगल करें, एक रिश्ता ढूंढें और फिर उस रिश्ते के साथ आगे निभा की पॉलिसी की तरफ भी जाएं। कुछ ऐसी और चीज़ें हैं जो पहले ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, प्रमोट करने वाली हैं शादी को, शादी के बंधन को। वो ये हैं कि पहले जो ट्रेनिंग्स हुई हैं, शादी से पहले की कुछ ट्रेनिंग्स हैं। जैसे कोई भी काम शुरू करने से पहले हम डिग्रीज़ लेते हैं। आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की कि हम अपना लिबास चुनने जाते हैं तो हम सारी मार्केट घूमते हैं, हम डिज़ाइनर्स के पास जाते हैं, फिर हम अपने माइंड में एक स्केच बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। जब इसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती तो फिर हम ऊपर नीचे करके तो फिर एक हम लिबास बनाते हैं जिस पे हमारी तसल्ली होती है। और अगर कोई ख़ास लिबास हो जैसे किसी इवेंट पे पहनने वाला हो तो उसके लिए तो और भी तगदू की जाती है। अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जब हम शादी के बारे में या लाइफ पार्टनर या स्पाउस के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं। हमारे कल्चर में देखा आपने भी, मैंने भी, हमारे ऑडियंस ने भी, कि वो ऐसी तैयारियां जो वक्ती तौर पे होती हैं, वक्ती तौर पे नमूद नुमाइश कह लें या ज़रूरी कह लें या रस्म कह लें, एक कल्चरल नॉर्म्स बन गया वो बिल्कुल बिल्कुल उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है और वो 1 वीक या 2 वीक तक चलने वाला एक प्रोग्राम होता है। और जैसे ही वो इवेंट गुजर जाता है तो उसके बाद फिर जो असल प्रोसेस शुरू होता है, वो जो ट्रेनिंग होती है उसकी परफॉर्मेंस अब शुरू होती है कि अब शादी को निभा कैसे करना है। शादी होना और शादी निभा करना ये 2 अलग अलग प्रोसेस हैं। हो सकता है कोई इस चीज़ में एक्सपर्ट हो कि शादी करवानी कैसे है, लेकिन शादी का निभा कैसे करना ये उसे सीखना होगा। इसीलिए आप देखें कि बहुत सारे लोग हैं वो बार बार शादी करते और फिर ब्रेकअप की तरफ आपको जाते नज़र आएंगे। शादी करना भी एक फ़न है और निभाना उससे बड़ा फ़न है, यानी कि निभा की पॉलिसी की तरफ जाएं। फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ रही थी जिसमें ये मेंशन था कि शादी के बारे में जितने भी लतीफ़े बने हुए हैं, ये शादी करने से पहले वो लतीफ़े जो है वो मजाक लगते हैं, लेकिन जैसे ही कोई शख्स इस रिश्ते में बनता है तो उसको यकीन आना शुरू हो जाता है कि ये सच्चे लतीफ़े हैं, इनमें कोई ना कोई हकीकत ज़रूर है। सभी की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और आपकी बात मुझे बिल्कुल यहाँ पर दुरुस्त लगती है कि जब तक आप स्किल्स के साथ नहीं होते तो फिर शादी का ये रिश्ता आपको तंग ही कर रहा होता है। यानी या तो आप इससे यानी बज़ाहिर आप तंग नज़र आ रहे होते हैं या फिर आप अपनी उस तंगी को छुपाते हुए नज़र आ रहे होते हैं, यानी दोनों अंदाज में आप अच्छे तरीके से डील नहीं कर रहे होते। वो स्किल्स कौन से हैं जिनको सीखना जो बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते के लिए? वो कुछ बुनियादी सी चीज़ें हैं, उनमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कोई क्रिटिकल सी चीज़ें नहीं हैं, बड़ी सादी सादी और आसान सी चीज़ें हैं जो अगर हम अपने माइंड में रख लें तो उनके थ्रू हम लाइफ को आगे चलाना शुरू कर दें तो बड़े अच्छे तरीके से। और ये वो चीज़ें हैं जो शादी से पहले करने की हैं। जैसे हमने कोई कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में इंजीनियर बनना है, मैंने नासा में जाना है, मैंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ जाना है या मैंने डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए हम ये नहीं कहते कि अच्छा आप हॉस्पिटल में चले जाएं, प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद आप सीखते जाएंगे, सर्जरी करा लें तो आप तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। अमूमन शादी में ऐसे होता है कि शादी कर दी जाती है और उसके बाद फिर कहा जाता है अच्छा बाकी हैं बड़े सियाने, वो समझा बुझा के रिश्ते को चला देंगे। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आप रोड पे जाते किसी पर्सन को पकड़ें और फिर आप उसे ऑपरेशन थिएटर में लें और आप कहें कि आप ऑपरेशन करना शुरू कर दें, इर्द गिर्द सीनियर से डॉक्टर खड़े हैं, ये आपको बताते जाएंगे और ये कैसा काम है जो हो जाएगा। इसकी कंडीशंस हो सकती हैं जैसे कि आप किसी रोड पे चलते हुए इंसान को ड्राइविंग सीट पे बिठा के कहें कि ये जहाज उड़ाना है और आपके पीछे जो सवारियां बैठी हैं और वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, वो आपको कमांड्स देती जाएंगी और आप चलाते जाएंगे। तो आप अंदाज़ा कर लें जो उस एरोप्लेन का, जो इस जहाज़ का हाल होगा या जो सर्जरी का हाल होगा, तो यही हाल हम आजकल देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में जो शादियों का हो रहा है। यानी कि मुझे एक लतीफ़ा याद आता है कि एक तबाहशुदा जहाज़ में से सिर्फ एक बंदर बचा
और उससे पूछने की कोशिश की गई, एक्सपर्ट्स ने उससे पूछा कि जहाज़ में हो क्या रहा था अंदर, तो तमाम पायलट्स की तस्वीरें दिखा के उससे पूछा गया तो उसने इशारे से बताया कि वो सो रहे थे। तो एंड में एक्सपर्ट्स ने उससे पूछा इशारे से कि फिर जहाज़ कौन चला रहा था, तो उसने कहा मैं अगर हमारे पास स्किल्स नहीं होते तो हमारी कंडीशन उसी बंदर वाली होती जिसमें कि हाँ, इसे मंकी मैनेजमेंट भी कहते हैं, इसे मंकी मैनेजमेंट भी कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर से पकड़ के जोड़ने की एक टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है कि डंग टपाऊ पॉलिसी, कि बस ये वक्त गुजर जाए और उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसी हालत हो जाती है। ये डंग टपाऊ से मुझे याद आया कि अब ये कुछ ऐसा वक्त भी आ गया है कि यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम, क्योंकि काफ़ी सारा डंग जो है वो टप गया है, तो ब्रेक के बाद हम नाजरीन आपको मज़ीद स्किल्स ज़रूर देंगे इस बारे में कि किस तरह हम अपनी इस क्रिटिकल चीज़ को हम बड़ा आसान बना सकते हैं अपने लिए। तो ब्रेक के बाद हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारा मौजू था शादी के बारे में। हम आपसे बात कर रहे थे कि किस तरह हमारे लिए ज़रूरी है कि हम साइंसी बुनियादों पर अपनी मालूमात को बेहतर बनाकर अगर हम इस रिश्ते को इस्तवार करते हैं या इस रिश्ते में जाते हैं तो हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा होती हैं। सो जाफ़र साहब, मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगी कि ऐसे कौन से स्किल्स हैं, ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जिनको यूटिलाइज़ करके हम अच्छी शादी या अच्छे स्पाउस को ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि सबसे पहले आप कंपैटिबिलिटी यानी मुताबिकत देखेंगे, आपकी और उनकी मुताबिकत कितनी बनती है, कितनी चीज़ें आपकी उनकी सिमिलर हैं और कितनी डिफरेंट हैं। एक कॉन्सेप्ट जो कि बड़ा गलत सा है, वो बड़ा आम मैंने देखा है, वो ये है कि शादी के बाद शादी करने से पहले एक बड़ा जज्बा होता है और वो जज्बा ये होता है कि मोहब्बत बहुत कुछ बदल देती है और शादी के बाद मैं अपने स्पाउस को बदल दूंगा, मैं ये चीज़ें बदल दूंगा या मैं ये चीज़ें बदल दूंगी। तो ये जज्बा कोई खातिर का काम नहीं करता, क्योंकि साइंस कहती है कि अगर किसी के पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपने चेंज करने हैं तो आप किसी थेरेपी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, जो CBT जो शॉर्ट है, जो सबसे तेज़ तरीन तरीका है किसी की हैबिट्स को पर्सनैलिटी ट्रेट्स को चेंज करने का, तो वो तकरीबन 2 साल रिक्वायर करता है। तो आप तो उस चीज़ में बिल्कुल अनाड़ी हैं, आपको एक्सपर्ट नहीं है, आप अपनी मोहब्बत से इन चीज़ों को नहीं बदल सकते। तो ये एक अफसाने की बातें, ये किताबी सी बातें हैं कि आप अपनी मोहब्बत से किसी को इस हद तक बदल सकते हैं कि वो आपके अकॉर्डिंग हो जाए। इसमें कुछ लोग बदलने की कोशिश करते हैं और दूसरा पर्सन बदलने को तैयार नहीं होता, तो इससे प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो पहले से इन चीज़ों को देखना कि मुताबिकत कितनी बनती है, आपस में सिमिलरिटीज़ कितनी है, जैसे एजुकेशन की कंपैटिबिलिटी कितनी है, जैसे सोशल स्टेटस कैसा है, जैसे जॉब वगैरह के हवाले से स्टेटस कैसा है, ऐसी चीज़ें मैच करती हूँ, मुताबिकत से एक बनती है। उसके बाद रवैये कैसे हैं, ऐसे रवैये नहीं जो वक्ती तौर पे आमने सामने आए और हमें शोर हैं, लॉन्ग टर्म रवैये कैसे हैं, यानी कि वो दूसरे लोगों से, इर्द गिर्द के लोगों से, अपने जो सीनियर्स हैं उनकी कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, जो जूनियर्स हैं, एज में छोटे हैं, बच्चे हैं, मुलाजमों के साथ कैसे पेश आते हैं, उनके रवैयों को ख़ास तरह से देखना। अगर तो सबके साथ उनके रवैये अप्रोप्रिएट हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके साथ भी अप्रोप्रिएट यानी कि मुनासिब रवैये रखेंगे। अगर बाकी लोगों के साथ इर्द गिर्द उनके रवैये मुनासिब नहीं है तो ये कोई खुश आइंद बात नहीं है, क्योंकि आप भी उनकी लाइफ में बाकी इंसानों की तरह एक इंसान ही है, चाहे तो बल्कि अगर ये हस्बैंड वाइफ में देखा जाए तो फिर उसमें तो एक दर्जा नीचे ही होती हैं वाइफ्स। तो फिर वाइफ्स को तो शादी से पहले ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए कि क्या वो अपने से नीचे के लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरा, आपकी बात से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोर्टशिप है यानी शादी से पहले का रिलेशन है, इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म चलाना चाहिए, यानी बजाय इसके कि पहली नज़र में देख के किसी को पसंद करके शादी का डिसीजन बना लिया जाए, बल्कि पहली मुलाकात को पहली मुलाकात ही तसव्वुर करना चाहिए, ताकि आप जूं मिलते जाएं उनकी शख्सियत के राज जो हैं उनसे आप आशना होते जाएं। यानी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अगर आपने जाना है तो लॉन्ग टर्म एवेलुएशन भी करें और उनकी ज़िंदगी में पहले से मौजूद जो लॉन्ग टर्म रिलेशंस हैं उनको भी फिर एक नज़र ज़रूर देखें। बिल्कुल। अब इसके साथ कि आप उन रवैयों को कितना लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इन चीज़ों को देखना भी ज़रूरी है। जो आप बात कर रही हैं इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि समटाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक अजीब सी फीलिंग में। वो फीलिंग ये है कि लोग समझते हैं कि हमने लव मैरिज की है। अब एक लव
है वो फीलिंग्स होती हैं, एक इन्फेचुएशन की फीलिंग होती है। बिल्कुल। ये जो पहली नज़र में मोहब्बत हो जाना, फिर उसके बिना रहना पाना, फिर एक ऐसा रिश्ता बन जाना कि उनके बिना भी गुजारा ना होना, उनके साथ भी गुजारा ना होना, जब दूर हो तो पास आने को दिल करना, पास हो आ जाए तो फिर दिल करे कि सफोकेशन होना शुरू हो जाने से जान ही छूट जाए, ये अजीब सी कंफ्यूजन की फीलिंग्स होना शुरू हो जाना, ये इन्फेचुएशन होता है, ये मोहब्बत नहीं होती। ये मोहब्बत के नाम पे एक धोखा होता है, ये कोई चाइना की मोहब्बत होती है, कोई जाली सी मोहब्बत होती है, तो ये आके कोई गारंटी हार्मोनल प्रेशर होता है, ये मोहब्बत नहीं कहलाता। बिल्कुल, ये मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत का क्राइटेरिया और है, जो लोग लव मैरिज करते हैं उसका क्राइटेरिया और है, उसमें ये है कि वो केयर करने वाला हो, वो आपकी रिस्पेक्ट करने वाला हो, फीलिंग्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने वाला हो, अपनी और आपकी दोनों की शख्सियत को तस्लीम करने वाला हो, और उन शख्सियत को जम ना करे, यानी कि एक दूसरे के अंदर ना मिलाए, सोफोकेशन ना करे। आप जो भी हैं आपके लेवल पे आपकी रिस्पेक्ट करे, और वो जो भी है वो अपने लेवल पे अपनी रिस्पेक्ट करे, और दोनों का मिलके एक रिलेशन है वो इस पे बातचीत करे। ये बात ना करे कि हम दोनों कोई एक चीज़ हैं, दो इंसान होते हैं, वो एक चीज़ नहीं हो सकते। अगर कोई उनको मर्ज करने की कोशिश करता है तो फिर ये एक बड़ा मुश्किल सा वो रिलेशन बना देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके सामने कोई स्टेज पे एक कपल डांस कर रहा है, वो एक दूसरे के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, वो बड़े मजे से स्टेट को एंजॉय कर रहे हैं, और वो परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी और शानदार सी है। सही। लेकिन क्या हो कि अगर दोनों को वेस्ट लाइन से हम एक मजबूत रस्सी से बांध दें, और वो रस्सी इतनी लंबी हो कि वो स्टेज के सारे कोने कवर करती हो। अब इसमें तो कोई मुजाहिरा नहीं है, वो एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं, करीब भी आ सकते हैं, लेकिन उस रिलेशन में वो मजा नहीं रहेगा, वो रोटेट नहीं उस तरह से कर पाएंगे, वो सोफोकेशन फील करेंगे, वो रुकावट बार बार फील करेंगे। सही। तो ये इन्फेचुएशन होती है, ठीक है, ये सिक लव होता है जो आगे प्रॉब्लम्स पैदा करता है। तो प्योर लव में लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे एक दूसरे को, और फिर लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ कंफर्ट की फीलिंग्स भी डेवलप किए रखते हैं। तो इन्फेचुएशन में और मुब्तला होके शादी में जाना, और 2-4 महीने के बाद होश आना, फिर पता चलना कि मेरी दुनिया उजड़ गई और मेरे साथ धोखा हो गया, मोहब्बत बड़ी दुख देने वाली होती है, और फिर मोहब्बत पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देना, ये असल में इंसान के अपने लेवल पे कुछ फॉल्ट होता है, जो मोहब्बत में मुब्तला ही नहीं होता और मोहब्बत को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। सो इन्फेचुएशन में और लव में, इन दोनों चीज़ों में पहले फ़र्क बना पाना कि जो आप शादी कर रहे हैं कहीं ये इन्फेचुएशन की बेस पे नहीं है, रिश्ता इन्फेचुएशन बेस पे तो नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल या कोई नकली सी मोहब्बत तो नहीं है। प्योर लव पे जब आप रिलेशन की बात करते हैं, जिसकी कुछ साइंस हमने डिस्कस भी किए, उन पे जब हम रिलेशन को डेवलप करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होके बेहतर तरीके से लॉन्ग टर्म भी चलने वाला है। अब शादी की तरफ जब जा रहे हैं, कंपैटिबिलिटी जब हम चेक कर रहे हैं, रवैयों को चेक कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उस वैल्यूएशन से पहले कुछ टेक्निक्स या कुछ तरीके हमें पहले खुद भी आने चाहिए। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर कोई सर्जरी करने जाता है तो वो डायरेक्ट सर्जरी नहीं करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी डायरेक्ट होती है, और फिर का सोचा जाता है कि इसके बाद कोई ये तरीका सीख जाएगा कि बच्चे पैदा होंगे तो फिर सीख जाएगा, बड़े हो जाएंगे, हो जाएगा, जिम्मेदारियाँ आएंगी। तो असल में काम ट्रेनिंग देना है, जिम्मेदारी का बोझ ला के ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करना नहीं है। हमेशा याद रखें कि आप जब किसी से शादी करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी ज़िंदगी उनके साथ स्पेंड करने जा रहे हैं, उससे पहले ट्रेनिंग लें। और ये बड़ी हमारे माशरे का अलमिया है कि जब कोई बच्चा अप्रोप्रिएट वे में मैनरिज्म को शो नहीं कर पा रहा होता, वो उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नज़र आ रही होती, तो फैमिली को जो सलूशन नज़र आता है वो ये होता है कि इसकी शादी कर दी जाए, और ये जब इस पे ज़िम्मेदारी आ जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। हालांकि बजाय इसके कि ये तो वही बात है कि आप गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दें, बजाय इसके कि आप उनको सपोर्ट फराहम करें, उनको ट्रेनिंग फराहम करें कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी में अप्रोप्रिएटली चीज़ों को करते हुए नज़र आएँ, बल्कि आप उनके ऊपर मज़ीद बोझ ऐसा डाल दें कि फिर वो टोटल कोलैप्स की तरफ ही जाते हैं। बिल्कुल, ये कुछ बुनियादी सी चीज़ें हैं, जैसे बातचीत कैसे करनी है, जैसे रिस्पेक्ट का रिलेशन कैसे बनाना है, जैसे कुछ डिफ़िकल्टीज आ जाएंगी अगर फाइनेंस के हवाले से या कुछ और हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करना है। जब बीवी घर में आ जाती है तो उनके वजूद को रिस्पेक्टफुली तस्लीम करना, और फिर पूरी रिस्पेक्ट देना, और फिर उनके पसंद नापसंद का ख्याल रखना, और फिर एक कंपैटिबिलिटी इस तरह से बनाना कि वो रिश्ता बेहतर और शानदार हो, और कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करना कि आप खुल के उनसे बात कह सकें। जैसे पहले से
बेटी को पहले से ट्रेनिंग दे देना, बेटे को पहले से ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर आप अपने स्पाउस में, अपने लाइफ पार्टनर में कोई डिफ़िकल्ट चीज़ देखते हैं या डिफ़िकल्ट से मुराद कोई ऐसी चीज़ जिसे आप पसंद नहीं करते, तो आप बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़े प्यार के साथ, हो सकता है ये उनका, बल्कि यकीनन उनका लाइफस्टाइल है, आप उसके साथ बातचीत करें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें, कोई गलत तरीका ना अपने। गलत तरीके से मुराद ये है कि बेटी जाके अपने मेके में नहीं बताए कि मेरे खावन में ये खराबियाँ हैं, और मेरे मेके में से कोई फ़ोन कॉल करे या बातचीत करे तो वो चेंज करें, और बेटा जाके अपने पेरेंट्स में से किसी को ना बताए या बुराई करे कि वो जाके अपनी बहू को समझाएं और वो अपनी तब्दीलियाँ ये लाएं। इससे ज़्यादा बेहतर है कि वो आपस में बातचीत करें और जहाँ तक निगोशिएशन हो सकती है वहाँ तक निगोशिएशन करें, और एकदम से एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश ना करें, बल्कि जहाँ तक कोई कंफर्टेबल है और वहाँ जहाँ तक आप कंफर्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल सा एक लचकदार सा रिश्ता हो जो सेक्रीफाइस करने पे ना हो लेकिन कंप्रोमाइज़ करने पे ज़रूर हो, समझौता करने पे एक रिश्ता बनने वाला। और फिर इस रिश्ते के साथ अब ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। फिर जो बुनियादी ज़रूरतें आ जाती हैं उनका, और फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं उनकी ट्रेनिंग लेना, और फिर कंफर्ट का रिलेशन बनाए रखना, और बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ ना लगाना, एक दूसरे को तंग ना करना, सोफोकेशन की फीलिंग्स ना लगाना, जल्द बड़ी अच्छा सा मूड हो जाना और फिर लड़ाई झगड़ा हो जाना, इस मूड मिजाज को कैसे मैनेज करना, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। इमोशनल मैनेजमेंट को शादी से पहले ही, बजाय इसके कि आप किसी इमोशनल रिलेशन में जाके अपनी इमोशनल कंडीशन को बेहतर करें, बल्कि पहले से अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को या इमोशनल सोब्राइटी को कैच करके शादी में जाएं। अच्छा जाफ़र साहब, मेरे जहन में क्वेश्चन बार बार आ रहा है जो कि हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, कि एक बात जो मजाक में भी कही जाती है और सीरियसली भी एक इशू है कि कहते हैं कि बीवी हमेशा दूसरे की अच्छी लगती है। अब मैं जहाँ तक इस जुमले को समझ पाई हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि हम अपने स्पाउस का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, यानी हम अपने शौहर का कंपैरिजन दूसरे, यानी अपनी फ्रेंड्स या अपनी बहनों के शौहरों से कर रहे होते हैं, और हम अपनी बीवियों का कंपैरिजन अपने दोस्तों की बीवियों या अपने भाइयों की बीवियों या ख़ानदान में दूसरी बहुओं के साथ भी कर रहे होते हैं। तो ये जो कंपैरिजन का एलिमेंट है, इससे क्या नुकसान होते हैं और फिर इससे कैसे बचा जाए? इंसान ग्रेजुअली तरक्की की तरफ आ रहा है, ये तरक्की मैं साइकोलॉजिकल लेवल पे कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे फॉल्ट हैं, अभी भी बहुत सारी खामियां हैं जो हमारी सोच की गलतियां हैं, जिन्हें कोग्निटिव एरर्स कहते हैं। पिछले प्रोग्राम में हम थोड़ी सी बातचीत उस पर कर रहे थे। ये एक सोच की गलती होती है कि जिसमें आप किसी के साथ कंपैरिजन बनाना शुरू कर देते हैं और वो कंपैरिजन आप गलत तरीके से बनाना शुरू कर देते हैं। ये एक सेल्फ डिनाइल होता है, ये आप कह लें कि एक लो सेल्फ एस्टीम का साइन भी होता है, और ये इंसान शादी के बाद नहीं सीखता, ये पहले से ही हमारे एक यूनिवर्सल, एक हमारे कलेक्टिव कॉन्शियस का हिस्सा है। जैसे दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जैसे नदी के दूसरे किनारे पे घास ज़्यादा हरी महसूस होती है, इंसान को लगता है कि जो कुछ उसके पास है इससे ज़्यादा बेहतर है कि जो उसके पास नहीं है। एक नाशुक्री किसी कैफियत होना शुरू हो जाना, और फिर दूसरों की चीज़ें, दूसरी के थाली में लड्डू बड़ा दिखाई देना, ये वाली कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है। इसी सोच को हम फिर अप्लाई करते हैं अपनी आम लाइफ में और जनरलाइज कर देते हैं। इसी सोच को अप्लाई करते हैं फिर शादी के बाद। कोई भी चीज़ जब हम लेते हैं, मार्केट में जाएं, कपड़ों को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर करके देख रहे होते हैं। जब हम कपड़ों को कंपैरिजन आपस में करके देख रहे हैं तो उसकी बजाय अगर हम अपने साथ उनका कंट्रास्ट बना के देखें कि हमारे साथ कितने मैच कर रहे हैं या हमें कितने सूट करेंगे, क्योंकि हमने वो एक दूसरे से मुकाबला करके नहीं लेने, हमने वो अपनी शख्सियत के अकॉर्डिंग खरीदने हैं। तो ये कंपैरिजन करने की, बेहतर तलाश करना एक नॉर्मल सा फिनोमिनन है जो हम अपनी लाइफ में बेहतर तलाश करते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मुवाजना करके किसी को कमतर समझना और किसी को ज़्यादा समझना, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। हर इंसान अपने उन पे एक यूनिक इंसान है। इस यूनिवर्स में कोई इंसान किसी की फोटोकॉपी नहीं है, कोई इंसान कोई दूसरे इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं है। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, इंडिविजुअल है, इनफरादियत में है और अपनी नौइयत का एक मुकम्मल इंसान है। तो कंपैरिजन करना एक फॉल्ट है जिसमें लोग कंपैरिजन करके समटाइम ये फीलिंग्स शेयर भी करते हैं कि फ़लाँ जो बहू हैं किसी की, या फ़लाँ खातून है, या फ़लाँ लड़की हैं, वो अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हैं, आप बेहतर तरीके से मैनेज नहीं करती।
बेटे को भी ये चीज़ें कही जा रही होती हैं, बच्चों को ये चीज़ें कही जा रही होती हैं। इसकी बजाय आप उनसे डायरेक्ट इस तरह से बातचीत करें कि मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें भी अगर आपकी शख्सियत में हों तो ज़्यादा बेहतर है, आपकी ये क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इनके साथ एडिशनल अगर ये क्वालिटीज़ पे आप काम करना शुरू कर दें तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। यानी कि मवाजना ना करना, जो चीज़ आप चाह रहे हैं कैसी है तो वो उस तरह से फीडबैक देना ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो फीडबैक दें, कंपैरिजन नहीं करें। इंसानों के साथ कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, क्योंकि कोई इंसान दूसरे इंसान की रिप्लेसमेंट नहीं है। हर इंसान अपने आप में यूनिक इंसान है। तो जब भी रिलेशंस को देखें, ये देखें कि मेरे साथ कितनी कंपैटिबिलिटी बनती है, मेरे साथ रिलेशन कितना अच्छा है। और कंपैरिजन का एक सेल्फ डिनाइल या एक कोग्निटिव एरर इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग अपने हंसते बसते घरों को बिल्कुल ख़राब कर बैठते हैं और बार बार ताने देते रहते हैं कि आप ऐसी नहीं है, आप फलां खातून जैसी नहीं है या फलां मर्द जैसे नहीं है। तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हाँ, जिन चीज़ों से आपको मुश्किल होती है, तकलीफ होती है, आप उस पर बातचीत करें, और बातचीत करते हुए भी कंप्रोमाइज़ और निगोसिएशन को हमेशा माइंड में रखें कि लाजमी नहीं कि चीज़ें बिल्कुल वैसे होंगी जैसे आप करेंगे। हाँ, कुछ उनमें कमी बेशी की जा सकती है, जहाँ पे जाके आप एडजस्ट हो जाएं और आपका कंफर्ट डेवलप होना शुरू हो जाए। बिल्कुल, ये बहुत ही शानदार स्किल है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम बड़ा यूनिवर्सल है। क्योंकि हम बचपन से ही हम एक कंपैरिजन के उसमें रोल में जो है वो रहते हैं। सम टाइम पेरेंट्स अपने बच्चों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, फिर बच्चे अपनी जैसे जैसे वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वो कंपैरिजन के थ्रू जो है वो चीज़ों को एवेलुएट कर रहे होते हैं, ये नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है। और इसी तरह हम आम लोग इंसानों को भी फिर कंपैरिजन में ही डाल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि नफ्सियात की रूह से ये बताएगा कि क्या कंपैरिजन करना कोई हेल्दी काम है, क्या कंपैरिजन जेन्युइननेस है, कंपैरिजन हमें क्या देता है? अगर तो आप कंपैरिजन अपने साथ कर रहे हैं या अपनी किसी परफॉर्मेंस के साथ एवेल्युएट कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ कि 6 माह पहले मेरी स्किल्स कैसी थी, मैं कैसा इंसान था और मेरी क्वालिटीज़ क्या थी और क्या क्या चीज़ें मेरी बेहतर होने वाली थी, और आज मैं कंपैरिजन करूं कि क्या मैंने ये टास्क अचीव कर लिए, आज मैं कैसा इंसान हूं, तो ये एक हेल्दी कंपैरिजन है। यानी कि ऐसा कंपैरिजन जो मैं अपने साथ अपना कर रहा हूँ। आप अपने स्पाउस का जब या लाइफ पार्टनर का जब भी कंपैरिजन करें तो उनका कंपैरिजन आप उनके साथ ही करें कि 2 माह पहले क्या क्या क्वालिटीज थी, जो हमारी बातचीत हुई उसमें से कितनी इंप्रूवमेंट आई है, हमारा रिलेशन 1 साल पहले कैसा था, आज कैसा है। यानी कि जब भी आप कंपैरिजन करें तो उसी स्टेट में रहते हुए, उसी कंडीशन में रहते हुए आप उसी पर्सन के साथ करें। क्रॉस कंपैरिजन कभी भी नहीं करें, ये अनहेल्दी है, ये लो सेल्फ एस्टीम का साइन है। यानी कि जब हम अपने साथ तसल्ली से काम नहीं कर सकते, जब हम अपने साथ सेटिस्फाइड नहीं होते, तो फिर हम खामखा अपना मुआवजा दूसरों के साथ कर करके देख रहे होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कैसा हूँ, मैं उसके मुकाबले में कैसा हूँ, मैं उसके मुकाबले में कैसा हूँ। इंसान का जो सबसे ज़्यादा मजबूत मुकाबला है वो उसका अपनी ज़ात के साथ है, और हर इंसान का अपने साथ मुकाबला है। जब हम दूसरों के साथ मुकाबला करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लाशौरी तौर पे किसी एक डर में मुब्तला हैं कि कहीं वो मुझसे बेहतर या कमतर नहीं है, तो हम कमतर और बरतर किसी एक दलदल में फंसना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो दलदल बड़ी अजियतनाक होती है। वो बार बार हमें मैसेज देना शुरू कर देती है, आप कमतर हैं, आप उससे बरतर हो जाएं, आप उससे कमतर हो रहे हैं। तो ये एक आप कह लेंगे 24 घंटे की एक नेगेटिव थॉट्स आपको आना शुरू हो जाती हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो कोई भी इंसान किसी दूसरे के कंपटीशन में ना बरतर है ना यानी कमतर है। इंसान एक ऐसी एब्सोल्यूट एक मखलूक ऐसी है जो कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम जिस चीज़ को ज़्यादा फीड करते जाते हैं वो चीज़ जो है वो निखर के हमारे आगे आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि हम कंपैरिजन में अपने आप को डालने की बजाय, या अपने किसी स्पाउसल रिलेशनशिप को या अपने किसी इंटीमेट पर्सन को बजाय इसके कि हम कंपेयर करें किसी दूसरे से, बल्कि हम अपने और उसके दोनों के सेल्फ एस्टीम पे अगर काम करते हैं, यानी हम उनको उनकी खूबियों की बिना पर पसंद करते हैं और उन खूबियों की बिना पर हम उनके साथ एक ताल्लुक़ कायम करते हैं, तो ये मेरा ख्याल है काफ़ी हेल्दी हो सकता है। इसमें हम उस अज़ियत से ख़ुद भी दो चार नहीं होते जिसमें शादी कोई बहुत ही बिटर सा एक एक्सपीरियंस हो जाता है, और ना ही हम किसी
आने वाले को अजियत का शिकार करते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से आज जब हम यूथ को अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो उनसे शादी की बात करते हैं तो फिर वो रंग बिरंगे चेहरे बनाना शुरू करते हैं, मुंह बसोरना शुरू कर देते हैं कि शायद ये कोई एक मुश्किल की सी बात है। और इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ की वजह से या इन्हीं मिसमैनेजमेंट की वजह से या ट्रेनिंग ना होने की वजह से लोगों के शादी के एक्सपीरियंसेस ज़्यादा खुशगवार नहीं रहते और जो लोग देख रहे होते हैं वो भी शायद अपने माइंडसेट बना लेते हैं कि शायद शादी ऐसी है जैसे घर में किसी बड़े बेटे या बेटी की शादी हुई है और बेहतर तरीके से अगर नहीं चल रही है, खुशगवार नहीं है, तो छोटे भी ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये कोई मुश्किल सा काम है, हम देर से ही करेंगे, बाद में करेंगे, और फिर वो काम का डिले पोस्टपोन करते जाते हैं। और देखने की बात ये है कि जहाँ शादी का जहाँ भी जिक्र किया जाता है वहाँ पर लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में बहुत सारे मुबाहिसे और बहुत सारे मनाजरे भी किए जाते हैं। तो मैं अपने इस प्रोग्राम के रेफरेंस में अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगी कि शादी चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज शादी, ये कोई फ़लसफ़ा जो है ये बड़ा ही सो कॉल्ड है कि आप अपनी पसंद से शादी करें या आपके ऊपर कोई डिसीजन जो है वो मुसल्लत किया जा रहा है। जो अहम पॉइंट है वो ये है कि आप शादी जिससे भी आपकी हो रही है आप उस शादी को निभा कैसे रहे हैं, आपके पास क्या वो स्किल्स मौजूद हैं जो साइंटिफिक हैं, जो कि आपको ये रिश्ता निभाने के लिए आपको कोई स्पिरिट फराहम कर रहा है कि आप अपने बेटर हाफ को, अपने स्पाउस को या अपने सोलमेट को या अपने इंटीमेट रिलेशन को आप कामयाबी के साथ लेके चलते हैं, तो यकीनन ये रिश्ता जो है वो आपके लिए बड़ा ही खुशगवार तासुर पैदा करता है। बल्कि यहाँ पर मैं आपको वो रिसर्च भी बताना चाहूँगी कि जो डॉक्टर स्मॉइल ने की है, अपनी एक किताब उन्होंने मंजर आम पर लोगों के लिए पेश की है, जिसमें उन्होंने ये राज बताया कि दुनिया में इंसान कामयाब कैसे हो सकता है। तो जहाँ पर कामयाबी के कोई 2 दर्जन के करीब फैक्टर्स पे उन्होंने बात की है, वहाँ पर उन्होंने नहायत एक अहम बात ये की है कि सबसे पहले नंबर पर कामयाबी के लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो है ऑनेस्टी, और नंबर 2 पर जो बात आती है वो है इंटीमेसी या निभा की पॉलिसी आना, यानी आपको अच्छा निभा करना आना चाहिए। यानी आपके स्पाउसल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हों तो आप दुनिया में हर डोमेन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमें यकीन है कि आज के इस प्रोग्राम से आपको काफ़ी मदद मिली होगी और हम आप तक बहुत सारी साइंसी मालूमात पहुंचा चुके हैं और आगे भी हम ये जो मदद का काम है ये करते रहेंगे। और आप हमें ज्वाइन करना ना भूलिएगा। हर मंगल के रोज़ 1:30 पर आप अपना ये फेवरेट प्रोग्राम देख सकते हैं जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। और यहाँ पर मैं आपको एक ऑफ़र भी देती चलूँ कि आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम का जिसे आप समझते हैं कि हम सलूशन दे सकते हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।